Welcome to Virtual Learning Network. Business Environment Session 9, Part 2, Labor Legislation. Topics to be covered include Social Security Legislation, Workmen's Compensation Act 1923, Employee State Insurance Act 1948, Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952, Payment of Gratuity Act 1972. Then we have Industrial Relations, Trade Unions Act 1926, Industrial Dispute Act 1947, Industrial Employment Standing Orders Act 1946, Workers' Participation in Management. Social Security Legislation. Social Security legislation may be regarded as an important step towards the goal of a welfare state. It provides for active participation of the state in protecting laborers from the future uncertainties and risks involving unemployment, old age, sickness, and disablement, as also other contingencies. सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप माना गया है एम्प्लॉयज़ वेलफेयर में। ये एक्चुअली इसमें बहुत सारे जो रिस्क होते हैं किसी भी वर्कर के फ्यूचर से रिलेटेड वो सब कवर होते हैं। जैसे फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन है, ओल्ड एज में उनके क्या होगा उसको प्रोटेक्ट करता है, अनएम्प्लॉयमेंट आगे जाके उनको ना सफ़र करने पड़े उससे प्रिवेंट करता है, किसी भी तरह की इलनेस या डिसेबलमेंट उन सब चीज़ों को भी प्रिवेंट करता है। जो प्रोविजंस हैं वो 4 इनैक्टमेंट्स में दिए गए हैं। पहला है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, दूसरा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, तीसरा है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 और फोर्थ है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। Workmen Compensation Act 1923. This act provides for payment of compensation by the employer to his workmen for personal injuries sustained by accidents arising out of or in course of employment as also for certain occupational diseases. ये एक्ट प्रोवाइड करता है जो भी एम्प्लॉयर, जो भी वर्कर्स एक पर्टिकुलर फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उनको किसी भी तरह की इंजरी हुई है या कोई एक्सीडेंट उनके साथ हुआ हो, उनकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या फिर कोई उनकी उसी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कोई डिजीज़ हुई है तो कंपनी वो फैक्ट्री उसको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगी। It also seeks to help the dependents of the workman rendered destitute by the accidents and the hardships arising therefrom. और जो एम्प्लॉयज़ के डिपेंडेंट्स होते हैं इन केस कि एम्प्लॉय के साथ कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो उनको भी हेल्प करता है। Employers' liability in cases of occupational diseases. एम्प्लॉयर की कुछ लाइबिलिटी होती हैं अगर कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेस होती हैं उसके थ्रू अगर एम्प्लॉय सफ़र कर रहा है तो। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेस बहुत तरह की होती हैं जो एम्प्लॉयमेंट में हो जाती हैं और ये बेसिकली शेड्यूल 3 में मेंशन हैं, 3 पार्ट्स में, ए, बी और सी पार्ट में। अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट होता है जो कि एम्प्लॉयर को मिलता है वो डिपेंड करता है अगर एम्प्लॉयर को किसी भी इंजरी से उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसको 50% उसकी मंथली वेज का मिलता है उसके डिसीज्ड को, या फिर 50,000 रुपये जो भी ज़्यादा हो। अगर परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है तो उसको 60% उसकी मंथली वेज का मिलता है या फिर 60,000 जो भी ज़्यादा हो। व्हेन एम्प्लॉयर इज़ नॉट लाइबल, एम्प्लॉयर नहीं लाइबल होता है कुछ केसेस में, उसको ज़रूरत नहीं होती है कॉम्पनसेशन देने की अगर जो इंजरी हुई है वो किसी भी तरह की डिसेबलमेंट नहीं हुई है उससे 3 साल के अंदर।
नोटिस एंड क्लेम। कोई क्लेम की ज़रूरत नहीं है कॉम्पनसेशन के लिए। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये एक्ट अप्लाई होता है सारी फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ पे या फिर उन लोगों पे जो भी किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में जो कि सेंट्रल या जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है और जो रेम्यूनरेशन मिल रही है वो उनको 6,500 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल रही है, उन सब एम्प्लॉयज़ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट उनको मिलता है। और वो सब फैक्ट्री वो सब यूनिट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट उन पे अप्लाई है। इसमें कवर है वो हर पर्सन या वो हर वर्कर जो भी फैक्ट्री में एम्प्लॉयड है। बेनिफिट्स। द इंश्योर्ड persons or their dependents are entitled to the following benefits on prescribed rates। जो इंश्योर्ड बेनिफिट हैं या फिर इंश्योर्ड जो पर्सन है या फिर जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट इज पीरियोडिकल पेमेंट्स टू द इंश्योर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज सिकनेस बेनिफिट। कुछ पीरियोडिकल पेमेंट्स मिलेंगे इंश्योर्ड पर्सन को अगर वो सिक है तो इसको हम बोलते हैं सिकनेस बेनिफिट। दूसरा है पेमेंट पीरियोडिकल पेमेंट टू एन इंश्योर्ड पर्सन इंश्योर्ड वुमेन इन केस ऑफ कन्फाइनमेंट ऑफ मिसकैरेज और सिकनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी और प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। मैटरनिटी बेनिफिट, जो वुमेन एम्प्लॉय होती हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। पीरियोडिकल पेमेंट्स फॉर टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबलमेंट कॉज्ड बाय द एम्प्लॉयमेंट इंजरी डिसेबलमेंट बेनिफिट। डिसेबलमेंट बेनिफिट मिलता है। Periodical payments to the dependents of an insured person who dies as a result of employment injury, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट बेनिफिट। या मेडिकल ट्रीटमेंट और अटेंडेंस टू ऑन इंश्योर्ड पर्सन, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल बेनिफिट। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो किसी भी फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी, अगर फीमेल एम्प्लॉय है तो मैटरनिटी बेनिफिट, एम्प्लॉयज़ को कुछ डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट और मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। The act is applicable to employees drawing pay not exceeding rupees 5,000 per month, including basic pay, DNS allowance, retraining allowance, or if any other similar allowances or cash value of food concession। Employees Provident Fund Act और Miscellaneous Provision Act 1952 हर उस एम्प्लॉय पे एप्लीकेबल है जिसकी मंथली सैलरी 5,000 से कम है और उसकी सैलरी में उसकी बेसिक पे, DNS अलाउंस और अदर अलाउंसेस भी इंक्लूडेड हैं। There are 3 schemes which have been framed under the central government। 3 स्कीम फ्रेम गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पहली है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम फ्रेम की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और बेसिकली इसने कुछ प्रोविडेंट फंड स्टेब्लिश किए थे एम्प्लॉयज़ के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कमिश्नर था वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है सेंट्रल बोर्ड का, स्टेट बोर्ड का। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रोविडेंट फंड में वो 10% होता है उसकी बेसिक सैलरी, DNS अलाउंस और रिट्रेनिंग अलाउंस का। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। दूसरा है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। ये स्कीम फ्रेम की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ताकि एम्प्लॉयज़ को कुछ सुपर एनुएशन पेंशन मिल सके, उनको कुछ रिटायरमेंट के पेंशन मिल सकें और कुछ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की भी पेंशन मिल सकें। पेंशन स्कीम जो थी वो 16 नवंबर 1905 में इफेक्टेड हुई थी। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976। एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम
लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं एम्प्लॉयज़ को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम फ्रेम की थी और ये इफ़ेक्ट में आई है 1 अगस्त 1976 को। इसमें एम्प्लॉयज़ को कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी नहीं होता है इंश्योरेंस फंड में। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। Gratuity is payable to an employee on the termination of his employment after lie has rendered continuous service for at least 5 years। जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है ये सेंट्रल लेजिस्लेशन के थ्रू आया था ताकि एम्प्लॉयज़ को उनके रिटायरमेंट के बाद कुछ ग्रेच्युटी मिले। ये एक्ट अप्लाई होता है हर उन फैक्ट्री पे, माइन पे, ऑयल फील्ड में, प्लांटेशन या रेलवे कंपनी में या किसी भी शॉप या एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। ग्रेच्युटी पेबल होती है एक एम्प्लॉय को जब उसकी जो सर्विसेज होती हैं वो टर्मिनेट हो जाती हैं तब। Every employer is required to obtain an insurance for his liability for payment towards gratuity under the Act from the Life Insurance Corporation or any other prescribed insurer। ये कंपलसरी इंश्योरेंस होता है जिसमें हर एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी है कि वो एक इंश्योरेंस ले अपने ग्रेच्युटी के लिए। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट may appoint as many inspector as it deems fit for the purpose of the act। जो गवर्नमेंट है वो कितने भी इंस्पेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। एक्ट ये भी प्रोवाइड करता है कुछ पेनाल्टीज़ भी लगाई जाएंगी जहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हुई है इंफॉर्मेशन की। जिस भी एम्प्लॉय ने अपनी 1 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है वो भी ग्रेच्युटी पेमेंट में एप्लीकेबल है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस रेफर टू द रिलेशंस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयर इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब है हर वो रिलेशन जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में हो या वर्कर्स या मैनेजमेंट के बीच में हो। Over time, employer-employee relations have undergone considerable changes with problems and issues more complex than earlier times। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते जा रहे हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। ट्रेड यूनियंस जनरली refers to workers association formed to promote and protect their interest। ट्रेड यूनियन जनरली वर्कर्स के एसोसिएशन को कहा जाता है ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। It defines trade union as any combination formed primarily for the purpose of regulating the relations between workmen and employers। ट्रेड यूनियन उस किसी भी रिलेशन या कॉम्बिनेशन को कहते हैं जो कि फॉर्म हुए हैं ताकि वो वर्कमैन और एम्प्लॉयज़ के रिलेशन को रेगुलेट कर सके। फॉर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड यूनियन और बिजनेस। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियंस। ये 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेड यूनियन के कॉम्बिनेशन को भी ट्रेड यूनियन कहा जा सकता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये एक्ट अप्लाई होता है सारी इंडस्ट्रीज़ में जो कि कैरी ऑन की जाती हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। कुछ ऑब्जेक्टिव हैं इसके। पहला है प्रमोशन ऑफ मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिटी एंड गुड रिलेशंस बिटवीन दी एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। पहला मकसद इस एक्ट का यही है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप को और इम्प्रूव किया जाए और अच्छा बनाया जाए। इंडस्ट्रियल के जो डिस्प्यूट्स हैं, जो लड़ाई हैं, जो झगड़े हैं, उन पे प्रॉपर एग्जामिनेशन की जाए और उनको रिजॉल्व किया जाए। जो इलीगल स्ट्राइक्स होती हैं, लॉकआउट्स होते हैं फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, उनको
प्रिवेंट किया जाए, जो वर्कमैन होते हैं जिनको ले ऑफ दिया जाता है, रिट्रेंचमेंट होती है, उनको रिलीफ मिली जाए, और कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्रमोट किया जाए। कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन करती हैं या सेटलमेंट करती हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के, जैसे वर्क कमेटी, कंसाइलेशन ऑफिसर्स, बोर्ड्स ऑफ कंसाइलेशन, कोर्ट ऑफ इंजरी, लेबर कॉस्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, नेशनल ट्रिब्यूनल्स। Industrial Employment Standing Orders Act 1946. This legislation was aimed at defining the conditions of employment of industrial workers so as to avoid disputes arising from uncertainty or vagueness in terms of employment, including conditions of recruitment, discharge, disciplinary action, etc. The Act applies to every industrial establishment where 100 or more workmen are employed or were employed on any day during the preceding 12 months. इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 बेसिकली अप्लाई हुआ था इस मकसद से कि जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स में, वहाँ पे डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े जितने भी हैं उनको हटाया जा सके। ये एक्ट अप्लाई होता है हर उस इंडस्ट्री पे जहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो 100 या 100 से ज़्यादा हैं। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में बहुत ही ज़रूरी है अगर किसी भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इम्प्रूव करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और इंडस्ट्रियल पीस को प्रमोट करना है। ये एक सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करता है वर्कर्स में और एक जॉइंट कंसल्टेशन होता है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। ये एक कंसेप्ट है, एक टूल है जिससे ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है एंटरप्राइज की वो इम्प्रूव होती है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं इसके। पहला है कि वर्कर की प्रोडक्टिविटी को और भी बढ़ाया जाए, उनकी एफिशिएंसी और बढ़ाई जाए, जॉब सेटिस्फैक्शन उनको ज़्यादा मिल सके, इंडस्ट्रियल जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हों, एक डिसिप्लिन बहुत अच्छी बने उनमें डिसिप्लिन आए, जो ऑपरेशन है, सेफ्टी मेजर्स हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं, वो सब इम्प्रूव हों, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस वर्कर्स में आए, इंडस्ट्रियल जो रिलेशंस हैं उनमें एक हारमोनियस रिलेशनशिप आए, जो वर्कर का पार्टिसिपेशन होता है मैनेजमेंट में वो एक इंफॉर्मेटिव या एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन होता है, या फिर एक कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन होता है, या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन होता है, या फिर एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। कुछ स्कीम्स बनती हैं वर्कर की पार्टिसिपेशन में जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, जैसे वर्क कमेटी, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, स्कीम ऑफ शॉप काउंसिल एंड जॉइंट काउंसिल्स। ये सब स्कीम्स हैं जो इंडिया में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। वर्कर की जो कमेटी होती है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में वो बेसिकली इसीलिए होती है जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको प्रिवेंट किया जाए। जो वर्कर का पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में ये बेसिकली 1975 में इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 42A में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे स्टेट पॉलिसी में, उसमें ये एक इंसर्ट किया गया ताकि जो पार्टिसिपेशन है वर्कर्स का उनको और भी इंकरेज किया जाए और उनका पार्टिसिपेट करने को उनको मोटिवेट किया जाए। नाउ वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ। First is state the objects of Industrial Disputes Act 1947 and the adjudication machinery set up for settlement of industrial disputes in India. Second is what is meant by workers' participation in management. Discuss the schemes of worker participation so far introduced in India. That's all for this session. Thank you.